प्रिय छात्र, सुप्रभातम। देखिए छात्र, आप पिछले क्लास में व्याकरण के कुछ चंद विषयों के बारे में जान लिया, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, विशेषण के बारे में और वाक्य रचना के बारे में जान लिया। अब 10वीं कक्षा में आने वाले कारक के विषय के बारे में हम जान लेंगे। कारक यानी कारक के बारे में परीक्षा में 1 अंक के लिए होते हैं। कारक यानी हम कन्नड़ में विभक्ति प्रत्यय, कन्नड़ में करें विभक्ति प्रत्यय के हिंदी में हम कहते हैं कारक। तो चलिए छात्र, कारक हम किसे कहते हैं? हागाದ್ರೆ कारक ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿಗೆ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ माना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य शब्द के साथ, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मतलब है कारक। जो क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से ही वाक्य नहीं बनता, संज्ञा या सर्वनाम को उस क्रिया को संपूर्ण करने के लिए कारक का प्रयोग होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए छात्र, 8 प्रकार के कारक के बारे में हम जान लेंगे। हम कन्नड़ में कह सकते हैं कि प्रथमावु, द्वितीयानु, तृतीयाइंद, चतुर्थी ಗೆ पंचमी दशेಯಿಂದ, षष्ठीय सप्तमी अल्ली, संबोधना आ एಯಿಂದ। उसी तरह हिंदी में भी 8 कारक है। 8 कारक के भी 8 प्रत्यय है। उस प्रत्यय के साथ ही वाक्य जुड़ा जाता है। आपको परीक्षा में खाली जगह भरिए लिखकर उसमें कारक को भर्ती करने के लिए कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 8 प्रकार के कारक कैसे होते हैं, किन किन को हम कारक कहते हैं। तो चलिए छात्र, हम देख सकते हैं कि पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला यानी ने का प्रयोग यहाँ होता है। देखिए छात्र, कर्ता का प्रत्यय है ने। ने को हम कब प्रयोग करते हैं? क्रिया को करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया करते हैं, क्रिया के पहले ने का प्रयोग होता है। देखिए छात्र, यहाँ पर उदाहरण है, श्याम ने दरवाजा खोला। क्रिया हुआ दरवाजा खोला। किसने खोला? श्याम ने खोला। श्याम एक संज्ञा है। संज्ञा के बाद जो आते हैं ने, उसे यह वाक्य पूर्ण करने के लिए ने का प्रयोग किया। संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने यानी क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करते हैं वो संज्ञा है। वो संज्ञा के बाद जो आता है उसे ने, यानी कर्ता का प्रयोग प्रत्यय है ने। इस तरह हम पहला कारक देखा। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का अर्थ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी को। कर्म का प्रत्यय है को, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव। देखिए छात्र, मोहन ने श्याम को बुलाया। इस तरह यहाँ पर पड़ा है को है कर्म के को, यानी को यानी हम क्रिया पर जिस पर प्रभाव है, जिस पर संज्ञा प्रभाव है। मोहन ने श्याम को बुलाया, यानी हम किसी के लिए काम सौंपने के लिए उस काम को करो, उस काम ने। इस तरह किसी को हम काम सौंपने के लिए कहते हैं ना, वो सौंपने के लिए कहते हैं तो हम को का प्रयोग करते हैं। यानी ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ವಹಿಸುವವರಿಗೆ को ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ। ಮೋಹನ್ ने श्याम को बुलाया। ಮೋಹನನು ಶ್ಯಾಮನನ್ನು ಕರೆದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರೆದ, ಅಂದ್ರೆ संज्ञा जो क्रिया को करने के लिए किसी को बुला
बुलाते हैं ना, बुलाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? को का प्रयोग करते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जो क्रिया किस पर, संज्ञा किसी को कहने के लिए करता है तो को का प्रयोग होते हैं। तो हम दूसरा कारक देख लिया कि उसका प्रत्यय देख लिया कि को। उसी तरह करण कारक जिस साधन से क्रिया हो, यानी आप देख सकते हैं कि साधन यानी चीज, किस चीज से हम काम करते हैं ना, उस चीज को उपयोग करते समय हम से का प्रयोग करते हैं। मैंने कलम से लिखा, कलम यानी साधन, साधन को लेते समय से यानी ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕರಣ್ ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆದೆ, पेन्निनिंद। किसी साधन को हम लेते समय उस से का प्रयोग करते हैं। तो देखिए छात्र, मैंने लाठी से मारा, ನಾನು लाठिಯಿಂದ ಹೊಡೆದೆ, इंद। देख लिया छात्र, इंद। इस तरह हम देख सकते हैं कि से का प्रयोग जिस साधन से क्रिया हो, ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಇಂದ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ से को हम कह सकते हैं, करण कारक को हम से में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह हम करण कारक का प्रत्यय है से, वाक्य में से को कहाँ पर प्रयोग करते हैं? हम वाक्य में से को किसी चीज को हम उपयोग करते समय से का प्रयोग करते हैं। तो देख लिया, करण कारक कर्ता कारक ने कर्म कारक को, करण कारक से, यह 3 कारक देख लिया। तो हम देख सकते हैं कि चौथा कारक, तो आप देखिए छात्र, चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के प्रत्यय है के लिए, ಗೋಸ್ಕರ, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಕರ, यानी संप्रदान कारक जिस साधन से क्रिया हो। देखिए, मैंने पिताजी के लिए यह काम किया, जिसके लिए हम काम करते हैं ना, जिसके लिए हम देखिए, मैं पिताजी के लिए, मैं पिताजी के लिए, पिताजी ತಂದೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ, किसके लिए हम कार्य करते हैं ना, उस कार्य के करने के लिए हम के लिए का उपयोग करते हैं। यानी हम बाजार जाते हैं तो चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? चीजें खरीदने के लिए। तो के लिए वस्तुಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಗೋಸ್ಕರ यानी के लिए का मतलब है ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ हिंदी के लिए, यह वाक्य संप्रदान कारक के प्रत्यय है, के लिए शब्द प्रयोग होता है। मैंने पिताजी के लिए यह काम किया। उसी तरह हम संप्रदान कारक को के लिए प्रत्यय देखा, उसी तरह आपादन कारक का प्रत्यय है से। आप देख सकते हैं कि करण कारक में भी हम से का इस्तेमाल किया और इसमें भी से है। तो उसमें क्या अंतर है? ये से और यह से, दोनों भी कारक में से है। तो इससे ये करण कारक के से में और आपादन के कारक के से में क्या अंतर है? देखिए, तो उदाहरण से ले देखिए तो जिससे अलग हो आपादन का, पेड़ से, उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा, उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी ये से का इस्तेमाल हम क्या कहाँ पर कर सकते हैं कि संज्ञा के बाद उससे मिला, ಅವನಿಂದ, पेड़ से, मरदिंद, पेड़ से, संज्ञा के बाद जो से आता है वह कारक आपादन कारक है। इसमें चीजें नहीं है, साधना नहीं है, साधन चीजें का इस्तेमाल करने वक्त करण कारक का से उपयोग होता है। ये से, यह से है ना, यह से संज्ञा के बाद जो प्रयोग होता है ना, उसको हम आपादन कारक का से कहते हैं। इस तरह आपादन कारक का प्रत्यय है से। उसी तरह हम देख सकते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्रिया से अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध,
क्या यानी आप देख सकते हैं कि का के की यह बहुत मुख्य अंश है के क्योंकि का प्रयोग के का प्रयोग और की का प्रयोग सामान्य वाक्य में होता है। देखिए शाम का भाई, यह का कब हम प्रयोग करते हैं कि का के बाद जो आते हैं ना बाई यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द के पहले यह प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यानी एक वचन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। शब्द एक वचन हो और पुल्लिंग शब्द हो तो उसके पहले का प्रयोग होता है। तो शाम का भाई पुल्लिंग है और एक वचन में है तो हम क्या कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए छात्र के यह पिताजी के कमरा है, यह भी देख सकते हैं कि यह पुल्लिंग भी है लेकिन हम संबोधन किया है आदर के साथ। पिताजी यानी ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರು ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ हिंदी में हम के का उसके पास इसी तरह पिताजी के कमरा ತಂದೆಯವರ कोने ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ के का मतलब बहुवचन होते हैं तो बहुत सारे इस तरह बहुवचन वचन होते हुए भी हम के का प्रयोग कर सकते हैं। के यानी इसके बाद जो आते हैं बहुवचन हो तो बहुवचन यानी यह संज्ञा या सर्वनाम को संबोधन आदर के साथ संबोधन करना है तो के का प्रयोग होता है। मैं यहाँ एक ही उदाहरण दिया, उनके पास ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಅವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು के ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, के का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि के देख लिया, उसी तरह हम देख सकते हैं कि यानी दीर्घ की। आप देख सकते हैं कि संबंध कारक की है, कि हम क्या देखिए छात्र यह भारत की राजधानी है, ಇದು ಭಾರತದ ಅಂದ್ರೆ ಧ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಅವಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಕೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾಯಾಸ ಭಾರತದ ಅವನ ಉನ್ಕಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವಳ ಅದರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आप देख सकते हैं कि दीर्घ की यानी ह्रस्व की भी आप देख सकते हैं। ह्रस्व की को हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, ह्रस्व की को हम एक दो वाक्य जोड़ने के लिए यानी उसने कहा कि किसी ने कहने वक्त ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ह्रस्व कीಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ। यानी दो वाक्य जोड़ने वक्त यानी किसी को कहने सके समय में हम ह्रस्व की को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नहीं है, मैंने कह दिया कि आप देखा होगा कि ह्रस्व की भी है दीर्घ की है भी है। ह्रस्व की हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, दीर्घ की हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, दीर्घ की हम यहाँ संबोधन ಭಾರತದ ಅವರ ಇದರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ संज्ञा के बाद भारत की राजधानी, वहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ह्रस्व की का प्रयोग नहीं हुआ, ह्रस्व की दो वाक्य जोड़ने वक्त बाद ह्रस्व की आते हैं। इस तरह हम का प्रयोग देखा, के का प्रयोग देखा और उसी तरह दीर्घ की के बाद संबंध कारक का प्रत्यय को देखा। उसी तरह हम देख सकते हैं कि अधिकरण क्रिया कर्ते का स्थान यानी में और पर, क्रिया करने यानी क्रिया कहाँ पर हो रहा है, उसमें ढाल है, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಇದೆ, सागर में वो है, सागरದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ वहाँ पर क्रिया कहाँ होता है, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇ ಅನ್ನೋ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। इस तरह में पर
उसी तरह पर मेज पर किताब है, ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ, पेड़ पर पत्ते है, ಮರದ ಮೇಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಕहाँ पर हो, ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ कहाँ पर हो वहाँ पर हम में का प्रयोग और पर का प्रयोग करते हैं. देख लिए ना छात्र, अधिकरण कारक में और पर से स्पष्ट है. उसी तरह हम देख सकते हैं कि संबोधन, आठवां संबोधन. संबोधन का प्रत्यय है अरे हो. इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? जिस संज्ञा को पुकारे जाए, किसी को हम पुकारे जाए, अरे वो आ, अरे इधर आओ. इस तरह किसी को हम दूर जाते समय, किसी ने दूर जाते हो तो उसको पास बुलाने के लिए अरे ओ अरे इधर आओ, इस तरह हम उसको कहते हैं. इस तरह की वाक्य को हम क्या कर सकते हैं? अरे ओ, इस तरह का शब्द जो हम प्रयोग करते हैं ना, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं. इस तरह हम देख लिया कारक में 8 प्रकार है. 8 प्रकार में हम देख सकते हैं कि करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक. इस तरह हम 8 प्रकार के कारक देख लिया और 8 प्रकार के कारक के प्रत्यय को देख लिया और उस प्रत्यय को वाक्य में हम कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में भी देख लिया. यह 1 अंक के लिए आपको परीक्षा में होगा. तो देखिए, आप अभ्यास करना होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादन से, संबंध कारक का के की और अधिकरण कारक में और पर, संबोधन कारक अरे हो. इस तरह कारक और कारक के प्रत्यय को अभ्यास करना होगा. तो कारक को देखेंगे और कारक यह कौन सा कारक है, इस तरह खाली जगह भरकर हम परीक्षा में इस तरह यह किस कारक के लिए उदाहरण है, इस तरह आकर यह वाक्य लिखकर यह किस कारक के लिए का उदाहरण है, इस तरह आपको कारक और उसके प्रत्यय को अभ्यास करना होगा. धन्यवाद. सुप्रभातम. प्रिय छात्र, आप पिछले क्लास में कारक के बारे में जान लिया और हम देख सकते हैं कि अब विराम चिन्ह के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं कि विराम चिन्ह भी 1 अंक के लिए होगा. परीक्षा के लिए चिन्ह का लगाने के लिए या वाक्य को देकर यह किस चिन्ह के लिए उदाहरण है, इस तरह होता है. तो हम समझ लेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं. जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं. यानी अब किसी भी वाक्य परिपूर्ण होने के लिए, स्पष्टता होने के लिए हम उसको विराम चिन्ह लगाना ही होगा. लेकिन तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं, उत्तर है या नहीं, आश्चर्य सूचक है या नहीं, विवरण चिन्ह है या नहीं, इसका पता हमको नहीं लगता. इसलिए हमें देखिए छात्र, वाक्यांश को यानी वाक्य को लिखते समय विराम चिन्ह का ध्यान लगाकर लेना चाहिए. तो पूर्ण विराम दो, प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह विराम चिन्ह एक वाक्य के लिए, एक वाक्य की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है. जो भी वह वाक्य परिपूर्णता होगा तो समझ लीजिए कि विराम चिन्ह किस प्रकार, कितने प्रकार है वह देख लेंगे. तो देखिए छात्र, हम यह समझा, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं. यानी बोलते या पढ़ते समय, यानी हम जो भी पढ़ते हैं ना, पढ़ते समय पूर्ण विराम के साथ, अर्धविराम के साथ पढ़ते हैं, तो उसको विवरण देने वाले अंश को हम विराम चिन्ह कहते हैं.
कहते हैं। कितने प्रकार है विराम चिन्ह में? विराम चिन्ह में 9 प्रकार है। तो देख सकते हैं कि पहला है अल्प विराम। तो देखिए छात्र, अल्प विराम को इस तरह हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है, यानी वाक्य में अल्प विराम यानी पूर्ण नहीं होगा। किसी को कहने को हो या वाक्यांश में किसी के नाम को पुकारने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। देखिए श्याम मोहन आ रहे हैं, तो यह श्याम मोहन 2 नाम है, तो एक एक नाम का लगाकर हम यहाँ अल्प विराम लगते हैं। नहीं तो श्याम मोहन इस तरह होता है। एक एक के लिए अंतर यानी श्याम मोहन इस तरह को आने के लिए हम अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं। ज्यादा नाम हो, ज्यादा संख्या हो, इस तरह हम किसी भी विषय में बहुत ज्यादा होने पर एक एक के लिए जो चिन्ह लगाते हैं ना, उसको हम अल्प विराम कहते हैं। उसी तरह देखिए छात्र, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, यानी अर्ध, जो अर्ध में लगाते हैं ना, उसे अर्ध विराम कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य है, लेकिन यह खूब मन लगाकर पढ़ा, परीक्षा के लिए आ गई है की। देखिए खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आ रही है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु है और अल्पविराम के एक चिन्ह भी है। ये दोनों है ना, ये दोनों अर्धविराम पर आते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य है, दो वाक्य को जुड़ने का, यानी खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आ गई है। यहाँ पर वाक्य परिपूर्ण यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यानी यह 2 वाक्य है, 2 वाक्य पर परिपूर्णता यही हुई। और यहाँ पर है ना, लगाते हैं ना 2 वाक्य कहने पर, अब हम उस वक्त हम अल्पविराम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। तो अल्पविराम हो गया और अर्धविराम हो गया। देखिए छात्र, अब पूर्ण विराम तो आसानी से पहचान सकते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, मैंने यह काम किया, मैंने लिख लिया, इस तरह परिपूर्णता हो। इसी तरह देखिए हिंदी में हम पूर्ण विराम इस चिन्ह लगाते हैं। कन्नड़ में क्या लगाता है? बिंदु लगाते हैं ना पूर्ण विराम के लिए, तो हिंदी में हम लगाते हैं इस तरह के चिन्ह हम तो हिंदी में पूर्ण विराम के लिए लगाते हैं। इस तरह मोहन एक अच्छा लड़का है, मैंने यह काम किया, यानी वाक्य में परिपूर्णता होगा, उस समय हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह देखिए वाक्य में भी हम पहचानेंगे कि यह कौन सा वाक्य है। उसी तरह प्रश्नवाचक, यानी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क ಅಂದ್ರೆ प्रश्न वाक्य, यानी वाक्य में ही बता सकता है आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो, कौन है आप, इस तरह का वाक्य उत्तर दिलाने के लिए जो पूछते हैं ना, उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस तरह के वाक्य को, यानी वाक्य में प्रश्न का बोध हो, वाक्य में जिस तरह के वाक्य में प्रश्न का बोध हो, उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो देखिए आपका नाम क्या है, इस तरह में प्रश्नवाचक आया। चलिए छात्र, विस्मयादि बोधक 5वां का। विस्मयादि बोधक यानी आपको यहाँ अपने दुख, संतोष या किसी स्थान को देखकर आपको मन में लगता है ना, तो आप क्या कहते हैं? वाह कितना सुंदर स्थल है, कितना सुंदर जलप्रपात है, इस तरह के वाक्य शब्द आते हैं ना, तब हम विस्मयादि बोधक के यह चिन्ह लगाते हैं। और किसी को अवगढ़ होगा, आया क्या हुआ, इस तरह कहते हैं ना, इस तरह के वाक्य, कोई आश्चर्य यानी हर्ष यानी दुख, इस तरह का वाक्य हो तो शब्द के साथ में कौन सा शब्द के बाद यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इस तरह हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसी तरह आता है 6वां योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह देखिए छात्रों, दो या दो से अधिक शब्द जुड़ने वाले शब्दों को, आप देखिए फल फूल माता पिता प्रासपदಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, फल फूल माता पिता, इस तरह के एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में एक ही शब्द दो शब्दों से मिलकर जो क्या फल फूल, इस तरह के वाक्य में योजक चिन्ह माता पिता, इस तरह के इस तरह वाक्य को योजक चिन्ह लगाकर हम कर सकते हैं। तो उद्धरण चिन्ह यानी आपने देखा कि श्याम ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह कहाँ पर होगा कि किसी ने एक बात कहने के लिए कहते हैं, किसी ने कहने का हो तो, यानी इस पर श्याम ने कहा तो क्या कहा श्याम ने, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें उद्धरण चिन्ह कहाँ से शुरू हुआ, मैं से शुरू कर प्रारंभ होकर करूंगा तक खत्म हुआ। इस तरह हमने देखा है कि महात्मा गांधी ने कहा, इस तरह महान व्यक्तियों का कथन भी, उसका नाता भी उद्धरण चिन्ह से होता है। गरीबी हटाओ, महात्मा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो और जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। इस तरह कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो, यहाँ से प्रारंभ होकर लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं तक तो उद्धरण चिन्ह आते हैं। इस तरह किसी महान व्यक्ति या किसी ने कहने का हो तो उसको कहने के लिए हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जो कहते हैं ना वाक्य, उसको उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इससे यहाँ से नहीं, जो उन्होंने जो वाक्य कहते हैं ना, उसी से उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इस तरह हम 8वां देखते हैं तो कोष्टक चिन्ह है। देखिए यहाँ कोष्टक चिन्ह आप प्रश्न पत्रिका में भी देखा होगा। प्रश्न पत्रिका होगा, एक वाक्य में लिखिए, तो उसके बाद कोष्टक चिन्ह में होगा किन्हीं, यानी इस वाक्य को प्रस्तुत, यानी आप नीचे लिखे प्रश्नों को कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसको अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। किसी वाक्य को अर्थ, आपको प्रश्न पत्र के लिए देखा होगा कि आपका प्रश्न पत्र होगा एक वाक्य में लिखिए, इनमें 8 होगा, 8 प्रश्न होगा, किन्हीं 5 लिखिए, किन्हीं 5, इस तरह शब्द को, इस तरह वाक्य को कोष्टक में होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोष्टक चिन्ह ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ 5ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಆ वाक्यवನ್ನ, इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक लगाते हैं। तो बाद में आते हैं विवरण चिन्ह, देख सकते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी किसी अर्थ का विवरण, निबंध लिखना है तो विवरण, उसका विवरण लिखते हैं। संज्ञा का विवरण लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का विविध लिखिए, संज्ञा के प्रकार। जब हम संज्ञा लिखते हैं तो उसका विवरण लिखते हैं तो इस तरह ज्यादा लिखना है तो उसका विवरण, उसका अर्थ, उसका प्रधान अंश तो लिखना है तो एक वाक्य के लिए 5-6 वाक्य से ज्यादा लिखना है तो विवरण के साथ लिखना है तो हम यह चिन्ह विवरण के साथ लिखते हैं। देखिए छात्र, एक वाक्य के लिए एक चिन्ह के लिए एक चिन्ह के लिए एक है। तो पहले हम देखिए छात्र, पहले अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह। इस तरह हम देखा कि विराम चिन्ह किस तरह के, किस प्रकार के होते हैं। आपको प्रश्नवाचक पूछ दिया, आपको परीक्षा में चिन्ह नहीं लगाते हैं, जैसे श्याम ने कहा, इस तरह के चिन्ह लगाकर पूछते हैं कि यह क्या, चिन्ह का नाम लिखिए। प्रश्नवाचक में प्रश्न वाक्य का वाक्य प्रश्न होगा, लेकिन
चिन्ह नहीं होगा तो और आप उस वाक्य को देखकर चिन्ह लगाना चाहिए कि वाव होगा, उसमें चिन्ह नहीं होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, यहाँ चिन्ह लगाएंगे। या फल फूल होगा, अब चिन्ह नहीं होगा, चिन्ह लगाकर चिन्ह का नाम भी परीक्षा में लिखना होगा। परीक्षा में उन्होंने यह नहीं लिखा होगा ना, उस वाक्य को देखकर आपको स्पष्ट करना है कि इस वाक्य किस चिन्ह में है। इस तरह 1 अंक के लिए 10वीं कक्षा में 1 अंक के लिए विराम चिन्ह होगा। तो आप व्याकरण के नोट्स में यह सब लिखना होगा और एक एक उदाहरण भी एक एक चिन्ह के लिए भी एक एक उदाहरण लिखना होगा। तो छात्र व्याकरण के जो अंश बताए ना मैंने उसको व्याकरण के नोट्स में लिखना है। तो गृहपाठ है ना, उसको दूसरे नोटबुक में लिखना है और पाठ के प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक देने के बाद जो पाठ के जो प्रश्नोत्तर आते हैं ना उसको दूसरा नोट्स में लिखना होगा। डेट और दिनांक को लगाकर गृहपाठ लिखना होगा।